जाए। चलिए, तो once again वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रूल नंबर 12 से हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, रूल 11 तक हम लोगों को याद है। चलिए फटाफट से बताइए, तो रूल 1 में क्या बताया गया था? रूल 1 में क्या था? STC था, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट था। रूल 3 में क्या बताया गया था? रूल 3 में डेफिनेशन बताया गया था। चलिए बढ़िया है। रूल 3 के ए में क्या बताया गया था? रूल 3 के ए में टर्म्स एंड कंडीशन था ना, ATC है ना, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट जो भी है। अच्छा, रूल 3B में क्या बताया गया था? बी में क्या बताया गया था? एलिजिबिलिटी। वेरी गुड। रूल 3B में बताया गया था एलिजिबिलिटी। रूल 3C में क्या बताया गया था? रूल 3C में क्या बताया गया था? VDS, वॉलेंटरी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, है ना, वॉलेंटरी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, VDS के बारे में बताया गया था। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, रूल 5 में किसके बारे में बताया गया था? रूल 5 में क्या बताया गया था? याद करिए। पावर्स ऑफ एंगेजिंग अथॉरिटी, है ना। 4 में बताया गया था एंगेजिंग अथॉरिटी कौन होगा, और 5 में बताया गया था एंगेजिंग अथॉरिटी का क्या क्या पावर रहेगा, है ना। 5 में पावर, ठीक है। अच्छा बताइए, 6 में क्या बताया गया था? रूल 6 में, रूल 6 में क्या बताया गया था? पेंशन, ग्रेचुइटी, सिवरेंस अमाउंट एटसेट्रा के बारे में बताया गया था। जो लोगों को पेंशन मिलता है वो लोग सिक्सर हटा देता है ना, तो पेंशन मिलने वाला छक्का मारने वाला होता है। अच्छा बताइए, ग्रेचुइटी मैक्सिमम कितना अमाउंट मिल सकता है? मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख मिल सकता है। TRCA का मैक्सिमम कितना टाइम? TRCA का मैक्सिमम कितना टाइम? 16.5 टाइम। मिनिमम कितना सर्विस चाहिए? मिनिमम कितना सर्विस चाहिए? 10 साल का सर्विस चाहिए। SDBS जो है उसके लिए हम GDS को कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होता है पर मंथ? 10 कहाँ से? अच्छा, पिछला वाला का जवाब दे रहे थे। पर महीना में कंट्रीब्यूशन पूछा हूँ। कंट्रीब्यूशन 300 रुपये है, बोथ फ्रॉम द GDS साइड एंड गवर्नमेंट साइड। मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलता है? सिवरेंस अमाउंट का सीलिंग, सिवरेंस अमाउंट का सीलिंग कितना है बताइए? अच्छा, सिवरेंस अमाउंट आप लोग बोले नहीं अभी तक। सिवरेंस अमाउंट भी मैक्सिमम 1.5 लाख मिलता है। अच्छा, सिवरेंस अमाउंट जो है पर कंप्लीटेड ईयर कितना दिया जाता है? फ्रॉम 1/1/2016, 1/1/2016 से दिया जाता है 4,000। उसके पहले कितना था? उसके पहले था 1500 करके प्रति कंप्लीट ईयर के लिए। सीलिंग हमने देख लिया। अच्छा, आगे बताइए, हमारा इमरजेंसी लीव के बारे में कहाँ पे बताया गया? इमरजेंसी लीव के बारे में 7A में बताया गया। एक बार में मैक्सिमम कितना दिन का इमरजेंसी लीव मिलेगा? 2 दिन का मिलेगा। साल में कितना मिलेगा? 5 दिन नहीं आशीष जी, 2 दिन का। साल में कितना मिलेगा? साल में 5 दिन मिलेगा, है ना। अच्छा, इमरजेंसी लीव को क्या दूसरे लीव के साथ आपका कंबाइन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। चलिए, हाफ डे इमरजेंसी लीव मिल सकता है कि नहीं बताइए फटाफट से। हाफ डे इमरजेंसी लीव नहीं मिलता है। मैटरनिटी लीव के बारे में कहाँ पे बताया गया? मैटरनिटी लीव के बारे में 7B में बताया गया। इमरजेंसी लीव तो हमने ऑलरेडी देख लिया, छोड़िए। अच्छा, मैटरनिटी लीव मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिलता है? 180 डेज के लिए मैटरनिटी लीव दिया जाता है फॉर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, है ना जो। चलिए बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोगों को नहीं बताए थे लास्ट क्लास में। मैटरनिटी लीव मिस कैरेज के केस में, एबॉर्शन के केस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? GDS को मिलेगा, बिल्कुल याद रखना है, मिलेगा। कितना दिन मिलेगा? 45 डेज। 45 डेज इन सिंगल केस और इन एंटायर एंगेजमेंट पीरियड और सर्विस पीरियड। 45 डेज इन एंटायर सर्विस पीरियड या एंटायर एंगेजमेंट पीरियड में, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया?
टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट विथ नोटिस ऑफ, कितना महीने का नोटिस दिया जाता है? 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। अगर 1 महीने का नोटिस हम नहीं देना चाहते हैं, आज के आज ही चाहते हैं कि किसी को निकालना, तो क्या करेंगे हम? टीआरसीए जो है वापस कर देंगे। चलिए, माइनर पेनल्टी टोटल कितना है? माइनर पेनल्टी टीआरसीए प्लस डीए, बिल्कुल। माइनर पेनल्टी टोटल कितना है? माइनर पेनल्टी है 5। माइनर पेनल्टी है टोटल 5। कौन सा रूल पे बताया गया? कौन सा रूल पे बताया गया? रूल नंबर 9 पे बताया गया। बढ़िया है। मेजर पेनल्टी टोटल कितना है? मेजर पेनल्टी टोटल 4 है। अच्छा, माइनर पेनल्टी का जो चार्जशीट हमको इशू करना है, जहाँ पे माइनर पेनल्टी का प्रोसीड्योर जो है, जहाँ पे हमको डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं चाहिए, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया? उसके बारे में 10A में बताया गया। और जहाँ पे इंक्वायरी हमको करना है, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया? 10B में नहीं अभिजीत जी, बी में आपका मेजर पेनल्टी आ गया, ठीक है। 10E में बताया गया, AE है ना। देखिएगा, जो वाइवल है हम लोग यहाँ पे उसको लिए हैं, AE। बचपन में पढ़े थे ना AEIOU, तो वो A और E में हमारा माइनर पेनल्टी दिया गया है। A और E में हमारा माइनर पेनल्टी दिया हुआ है। B से D में हमको मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर बताया गया है ना। F में क्या बताया गया? 10F में बताइए, 10F में क्या बताया गया? 10F में जहाँ पे मेजर पेनल्टी का प्रोसीड्योर हम करें, मतलब मेजर पेनल्टी नहीं, जहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीड्योर चलेगा, बट जहाँ पे प्रोसीड्योर बिफोर डिस्चार्ज शुरू हुआ था, बट प्रोसीड्योर आफ्टर डिस्चार्ज भी चल रहा है ना। तो पहले से लेके बाद तक ये प्रोसीड्योर 10F में बताया गया। और जहाँ पे हमको आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस करना है, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया? कौन सा रूल पे? उसके बारे में कहाँ पे बताया गया? 10G में बताया गया है ना। उसके बारे में 10G में बताया गया। तो ये हमको याद रखना रहेगा। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग लास्ट क्लास में 11 भी देखे थे, जहाँ पे 11 में हमारा बताया गया था कुछ सर्टेन केसेस है जहाँ पे हमको जब मेजर पेनल्टी देना रहता है, तो ये हमको चार्जशीट वगैरह, डिटेल्ड इंक्वायरी करना, ये सारा प्रोसेस हमको करना रहता है। बट कुछ सर्टेन केसेस है जहाँ पे मेजर पेनल्टी देने के लिए भी बिना डिटेल्ड इंक्वायरी का दिया जा सकता है। इसका प्रावधान दिया गया है। जहाँ पे इंक्वायरी नहीं चाहिए, वो कौन सा रूल पे बताया गया? रूल 11 में बताया गया, ठीक है। अब एक दो चीज़ जो है, जो थोड़ा सा चेंज हम इसमें किए हैं, वो हम आपको यहाँ पे आपका बता देते हैं। एक हो गया हमारा इमरजेंसी लीव में। इमरजेंसी लीव में थोड़ा सा चेंज किया गया पीपीटी में, जैसे सॉरी इमरजेंसी नहीं, मैटरनिटी लीव में। ये वाला हमारा पहले से ही था। बस याद रखना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जीडीएस को क्या मिलेगा? तो टीआरसीए प्लस डियरनेस अलाउंस इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ लीव। छुट्टी में जाने से पहले उस जीडीएस को जितना टीआरसीए मिल रहा था वो मिलेगा, और साथ में जो डियरनेस अलाउंस बेस्ड ऑन द टीआरसीए वो मिलेगा। मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 45 डेज में ऑल्सो बी पेड इरेस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ सर्वाइविंग चाइल्ड। कितना बच्चा है हमको नहीं देखना है, बट कंडीशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, है ना। ये मिसकैरेज के केस में मिलता है, एबॉर्शन के केस में मिलता है, बट याद रखना है इंड्यूस्ड एबॉर्शन में मिलेगा, बट नॉट इन केस ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है कि थ्रेटेंड है कि इंड्यूस्ड है। बट थ्रेटेंड का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ज़बरदस्ती करके अगर किसी को आपका एबॉर्शन करवाया जाता है तो वहाँ पे नहीं मिलता। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैटरनिटी लीव जो है दिस में बी कंबाइंड विथ पेड लीव, इसको पेड लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक चेंज हमने यहाँ पे किया। दूसरा, कल आप में से ज्ञानेंद्र जी का शायद सवाल था, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल शेयर कर देंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। ये पीपीटी मेरे पास रख के क्या फ़ायदा, ये आप ही का चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कहीं पे नहीं बोला गया प्रोबेशन पीरियड, या जो आप बोलिए जो टेम्पोररी पीरियड होता है उसमें नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि आप टेम्पोररी जीटीएस है तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है।
आगे क्या बोला गया, 10A जहाँ पे प्रोसीड्योर फॉर टेकिंग माइनर पेनल्टी के बारे में बताया गया, तो ये हमने देख लिया था। तो यहाँ पे इसका चार्जशीट का प्रोफॉर्मा कैसा होगा, हमने यहाँ पे बोला था कि जब इस केस में हमको पेनल्टी चार्जशीट इशू करना होता है तो इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। आप याद कर सकते हैं, माइनर पेनल्टी विदाउट इंक्वायरी, है ना, माइनर पेनल्टी विदाउट इंक्वायरी, जहाँ पे माइनर पेनल्टी के लिए इंक्वायरी का आवश्यकता नहीं है, उसका प्रोफॉर्मा आपका अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है। जो जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल का किताब है उसमें अपेंडिक्स 1 के भीतर दिया हुआ है। यहाँ पे एक मेमोरेंडम है और इस मेमोरेंडम में क्या बोला गया कि इस बंदे के अगेंस्ट में चार्जशीट इशू किया जा रहा है। ये आपका क्यों, क्योंकि बताया जा रहा है भाई आपके खिलाफ क्या क्या गड़बड़ी आपने किया था, इसलिए आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। तो आपको बोला गया इनको, इसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर जो है इज इनक्लोज। तो ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर फ्रेम अगेंस्ट फलाना पर्सन जो है उनके अगेंस्ट में। यहाँ पे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 जो भी है रहेगा। और यहाँ पे टाइम दिया गया कितना, तो 10 दिन का टाइम दिया गया। यहाँ पे साइन रहेगा जिसने चार्जशीट इशू किया और 2 बोल के जिस जीडीएस को भेजा जा रहा है उनका नाम यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना होता है, खाली हमको नाम भरना रहेगा, कौन सा बीओ में काम करना भरना रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से नाम है, फिर से नाम है, बस यही हमको फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, बस इसको हमको भर देना है। हमको कहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, तो हमको दिमाग लगाना रहता है जब हम स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन बनाते हैं। यहाँ पे हमको ध्यान रखना रहेगा, यहाँ पे हमको रूल कोट करना रहेगा कि भाई इस रूल के खिलाफ तहत आपके खिलाफ एक्शन वगैरह लिया जा रहा है, जो भी है। तो ये सारा चीज़ हमको यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सैंपल आपका चार्जशीट का प्रोफॉर्मा जो है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वो हमने देखा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा केस देखे थे 10E, जहाँ पे 10E में हम लोग लास्ट में जो नोट पे लिखे थे ना, उसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका बताया गया था कि 10B के तहत आपका चार्जशीट इशू करना है वो प्रोफॉर्मा में, बट B नहीं है, इसको ध्यान रखना। 10A में ही प्रोफॉर्मा दिया हुआ है फ्रेश चार्जशीट का। अब फ्रेश चार्जशीट इशू करने का आवश्यकता क्या है, मान लीजिए मैंने पहले किसी को चार्जशीट इशू किया और वहाँ पे जब चार्जशीट मैंने इशू किया था मुझे इंक्वायरी करना है, ऐसा मेरा दिमाग में था नहीं। तो अगर इंक्वायरी हमको नहीं करना है, उस बंदे को मैं क्या दूंगा, उस बंदे को मैं ये मेमोरेंडम दूंगा और स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन दूंगा, बट बाकी जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट, लिस्टेड विटनेस, ये सारा चीज़ मैं नहीं दूंगा, है ना। बट जब उनके खिलाफ हमको डिटेल में इंक्वायरी करना है, क्योंकि जीडीएस ने हमको रिक्वेस्ट किया और मान लीजिए एंगेजिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्रीड भी हो गया, तो वहाँ पे उनको क्या करना रहेगा, एक फ्रेश चार्जशीट इशू करना रहेगा। कौन सा प्रोफॉर्मा में, यहाँ पे जो प्रोफॉर्मा दिया गया इस प्रोफॉर्मा में, जिसके बारे में अपेंडिक्स 2 में आपको मिल जाएगा जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल के भीतर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर इनिशिएशन ऑफ माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग। यहाँ पे भी हम माइनर पेनल्टी का ही प्रोसीडिंग कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बोला गया वेयर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड्स टू होल्ड इंक्वायरी, जहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि भले ही ये माइनर पेनल्टी का केस है बट यहाँ पे इंक्वायरी आवश्यक है, तो वहाँ पे ये मेमोरेंडम चेंज हो जाएगा। इसके साथ आपका आ जाएगा 4 एनेक्सर, एनेक्सर 1, यहाँ पे आ जाएगा एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4। तो माइनर पेनल्टी का चार्जशीट इशू किया गया बट विथ 4 एनेक्सर। और ये 4 एनेक्सर में क्या क्या रहता है हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। पहला एनेक्सर क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज। हमने बोला था यहाँ पे एक समरी दिया जाता है, आर्टिकल ऑफ चार्ज में खाली समरी दिया जाता है कि भाई तुमने ये गड़बड़ किया था, ये घोटाला किया था, बस। बट इसको डिटेल्ड में बताया जाता है कहाँ पे, तो स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, यहाँ पे डिटेल्स में बताया जाता है ना। और कौन सा डॉक्यूमेंट के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं वो एनेक्सर 3 में रहेगा, और एनेक्सर 4 में क्या रहेगा, कौन सा विटनेस इस केस को गवाही देने वाला है, उनका डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। तो ये सारा चीज़ देखिए माइनर पेनल्टी में ही हो रहा है, बट जैसे हमारा मेजर पेनल्टी के केस में होता है सिमिलर वैसे ही। बट चार्जशीट जब हम फ्रेम करेंगे तो वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा कि भाई ये मेजर पेनल्टी वाला केसेस है। वहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे लिख दिया
अंडर क्लॉज 10E ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के 10(2) में जो प्रोविजन दिया गया उस हिसाब से हम यहाँ पे इंक्वायरी जो है कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, ठीक है। क्लियर है ज्ञानेंद्र जी, आपका डाउट था? और हमको भी कल एक्चुअली दिमाग में मेरा थोड़ा सा चल रहा था, क्योंकि हम लोग देखें कि मेजर पेनल्टी के केस में तो वैसा होता है, बट माइनर पेनल्टी के केस में भी क्या होता है हमको ध्यान में नहीं था, है ना। पहले हम इसको फॉलो नहीं किए थे अच्छे से, बट कल हमने इसको देखा और हम लोगों को ये मिला। अभी क्लियर है ये वाला कंडीशन? चलिए, तो हमने बी डी भी देख लिया था, 11 हमने देखा। अच्छा, बी डी के बाद यहाँ पे मैंने आपका चार्जशीट का जो प्रोफार्मा होता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। आपको मोबाइल पे छोटा दिख रहा होगा, बट अगर आप लैपटॉप ले लीजिएगा तो आपको ये मतलब क्लियर विजिबल ही आएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। चार्जशीट मेजर पेनल्टी का जो बनेगा अपेंडिक्स 3 में उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है। ये आपका अपेंडिक्स 3 है, इस अपेंडिक्स 3 में इसका प्रोफार्मा दिया गया है मेजर पेनल्टी का चार्जशीट का, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं जो हम लोग देख सकते बता सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर, ये हमारा हो गया था रूल 12। आज हम लोग पुट ऑफ ड्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल से आपसे पूछा जा सकता है, उसके भीतर एक रूल है, रूल नंबर 12, है ना। रूल नंबर 12 जहाँ पे क्या बताया गया, पुट ऑफ ड्यूटी के बारे में बोला गया। क्या क्या बोला गया हम लोग देख लेते हैं। बोला कि द एंगेजिंग अथॉरिटी, एंगेजिंग अथॉरिटी को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, एक बार बताइए फटाफट से। मतलब कौन सा रूल है जहाँ पे एंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया था? रूल 4 में बताया गया था, है ना। अच्छा, वहाँ पे डेफिनेशन भी 3 में था क्या, एक बार चलिए देख लेते हैं। डेफिनेशन कहाँ पे था? एंगेजिंग अथॉरिटी को जो डिफाइन किया गया था, नहीं, एंगेजिंग अथॉरिटी वहाँ पे नहीं है। एंगेजिंग अथॉरिटी शुरू वाला रूल में ही था। फर्स्ट डेफिनेशन का पहला डेफिनेशन था एंगेजिंग अथॉरिटी 3A में, है ना, 3 के। ये एक्चुअली ये वाला जो ए है ना, ये छोटा ए होना चाहिए, ये छोटा बी होगा, ये छोटा सी होगा। हालांकि एग्जाम पे पूछेगा नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा एक आध सवाल पूछेगा तो भी हम छोड़ देंगे, उतना दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग जो देख रहे थे कि एंगेजिंग अथॉरिटी के बारे में रूल 4 में बताया गया था, उसके पावर के बारे में रूल 5 में बताया गया था। तो ये जो हमारा एंगेजिंग अथॉरिटी है, एंगेजिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच द एंगेजिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट। तो हमारा इंस्पेक्टर हो गया, मान लीजिए एंगेजिंग अथॉरिटी। एंगेजिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट किसका है? तो सुपरिटेंडेंट का सबऑर्डिनेट है ना। तो एंगेजिंग अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी टू विच द एंगेजिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, और एनी अदर अथॉरिटी empowered in this behalf by the government by general or special order में put a सेबक ऑफ ड्यूटी, है ना। तो जो हमारा एंगेजिंग अथॉरिटी है वो किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है, एंगेजिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है वो पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है, और जो गवर्नमेंट का जनरल या स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से अगर किसी और बंदा को, किसी और ऑफिसर को इस मामले में ऑथोराइज किया गया तो वो एक जीडीएस को आपका पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है ना। बट कौन सा कंडीशन पे करेगा? तो बोला गया भैया यहाँ पे 2 केस देखिए दिया गया। बोला गया जहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द जीडीएस इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, जहाँ पे उस ग्रामीण डाक सेवक के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो सोचा गया है, कंटेम्पलेटेड है ना। मतलब मान लीजिए कंटेम्पलेटेड को आप कैसे बोलिएगा, मान लीजिए जो हमने फाइल पुटअप किया, बाबू जो है फाइल पुटअप किया, और जो हमारा सुपरिटेंडेंट है उन्होंने लिखा कि इशू ए ड्राफ्ट चार्जशीट, है ना। तो आपका ड्राफ्ट चार्जशीट जब बनाया जा रहा है, मतलब ये सोच लिया गया कि भाई उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे सोचना मतलब ये नहीं कि सुपरिटेंडेंट को सपने में आया था, है ना। कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, तो वैसा केसेस में उस जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी किया जा सकता है। दूसरा केस क्या है? जहाँ पे उस जीडीएस के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस है ना, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस का ऊपर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या फिर किसी प्रकार का इंक्वायरी चल रहा है, या फिर कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, और हमारे पास इसका खबर आया है, हमको ये जानकारी प्राप्त हुआ है,
तो कहीं से भी हो, बट अगर ऑथेंटिकेटेड जानकारी हमको प्राप्त हुआ है तो वहाँ पे उस जीडीएस को क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है। अगला केस क्या बताया गया, बोला कि ये दो केस तो हमने देख लिया जहाँ पे एंगेजिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट है और जनरल ऑर्डर के माध्यम से जिसको ऑथेंटिक किया गया, ऐसा बंदा किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है। अगला केस क्या दिया गया, बोला कि अगर ऐसा केस होता है विच इज कनेक्टेड विथ विच इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड और एम्बेजलमेंट, है ना, जहाँ पे किसी भी प्रकार का मान लीजिए मिसअप्रोप्रिएशन का या फिर एम्बेजलमेंट का कोई घटना हुआ है, जीडीएस ने क्या किया है, किसी कस्टमर को मान लीजिए ठग लिया है किसी तरीके से, है ना, तो अगर फ्रॉड का या एम्बेजल का घटना होता है, द सेवक होल्डिंग एनी पोस्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल क्या है, तो जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल के आप एकदम लास्ट में अगर चला जाइएगा तो एक शेड्यूल दिया है। यहाँ पे क्या बताया गया आपको अभी नहीं दिखेगा, बट अभी अगर यूट्यूब में जब देखिएगा या फिर रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा तो आपको शो होगा। जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल के एकदम लास्ट में चले जाइएगा, जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसका, तो वहाँ पे आपको एक शेड्यूल देखने को मिलेगा जहाँ पे डिफरेंट पोस्ट, उसका एंगेजिंग अथॉरिटी कौन होगा, उनका पनिशमेंट जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन सा पेनल्टी दे सकता है, माइनर दे सकता है या माइनर मेजर दोनों दे सकता है, उसका एप्लेट अथॉरिटी कौन होगा, ये सारा बातें जो है बताया गया। तो ये जो शेड्यूल हमारा है, इस शेड्यूल में जो भी बंदा आपका है वो क्या कर सकता है, चाहे जो भी ऑथोराइज हो, मान लीजिए शेड्यूल में बोला गया जीडीएस बीपीएम जो है उनको मेजर पेनल्टी कौन देगा, उनको सुपरिटेंडेंट ही देगा, बट फर्क नहीं पड़ता हमारा जो इंस्पेक्टर है या फिर जो एएसपी है ना, उस सब डिवीजन का, तो वो इंस्पेक्टर और एएसपी क्या कर सकता है, उस जीडीएस को मिसअप्रोप्रिएशन के टाइम पे, एम्बेजलमेंट के टाइम पे अगर कोई फ्रॉड होता है उस केस में इमीडिएटली उसको क्या कर सकता है, आपका पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है ना। तो बोला कि इन केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ सब डिवीजन, है ना, जो पर्टिकुलर सब डिवीजन का वो जीडीएस है, उस सब डिवीजन का जो आईपी है, एएसपी रहेगा, वो क्या कर सकता है, उस जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी कर सकता है। और यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, बोला कि अंडर इमीडिएट इंटीमेशन टू द एंगेजिंग अथॉरिटी। अब ऐसा नहीं कि आप पुट ऑफ ड्यूटी किए और घर पे आके सो गए, आपको पुट ऑफ ड्यूटी करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, जो सुपरिटेंडेंट साहब है, जो एंगेजिंग अथॉरिटी है ना, हमेशा ऐसा नहीं कि सुपरिटेंडेंट ही होगा, कोई दूसरा भी अथॉरिटी हो सकता है, तो उनको आपको इंटीमेट करना रहेगा कि हाँ भैया हमने इसको पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया। अब ये पुट ऑफ ड्यूटी जब आपके द्वारा किया जाएगा एज इंस्पेक्टर, एज सब डिविजनल हेड, उसको रेटिफिकेशन का आवश्यकता होता है। इस शब्द को याद रखिएगा, इसको बोला जाता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन के केस में क्या होता है, रेटिफिकेशन के केस में क्या होता है, तो हम लोग स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए। पुट ऑफ ड्यूटी जीडीएस का सस्पेंशन है आकिब जी, पुट ऑफ ड्यूटी जो है ये जीडीएस का सस्पेंशन है। अगर डिपार्टमेंटल स्टाफ को सस्पेंड किया जाता है तो बोला जाता है, मतलब ड्यूटी से विथहेल्ड किया जाता है तो उसको बोला जाता है सस्पेंशन, और जीडीएस के केस में इसी को बोला जाता है पुट ऑफ ड्यूटी, मतलब उस बंदे को ड्यूटी से हटा के रख दो, इसी को बोला जाता है पुट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, चलिए, तो ये जब हम पुट ऑफ ड्यूटी करेंगे तो वहाँ पे क्या करना रहता है, हमको रेटिफिकेशन करवाना रहता है। अगर किसी बीपीएम को आपने एज आईपी पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया तो आपको रेटिफिकेशन के लिए किसके पास भेजना रहेगा बताइए। अगर हमने किसी बीपीएम को पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया तो रेटिफिकेशन के लिए हम किसके पास भेजेंगे, है ना, जो डिविजनल हेड है, एसपीओज है, एसएसपीओज है, उनके पास हम भेजेंगे, है ना। तो बोला कि वेयर द आईपी ऑफ ए सब डिविजन इज नॉट द एंगेजिंग अथॉरिटी, आईपी और एएसपी हुएवर जो भी हो, वो अगर एंगेजिंग अथॉरिटी नहीं है और उनके द्वारा क्या किया गया, किसी अथॉरिटी को आपका पुट ऑफ ड्यूटी किया गया, रूल 12 के सब रूल 1 के तहत किसी को पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया गया, तो वहाँ पे क्या करना रहेगा, बोला कि ये ऑर्डर जो है इफेक्टिव रहेगा 15 दिन तक। ये ऑर्डर जो है 15 दिन तक इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन के भीतर इस ऑर्डर को कंफर्म करना है
15 दिन के भीतर इस ऑर्डर को कंफर्म करना है। अगर इसको ना कंफर्म किया गया ना कैंसिल किया गया, कंफर्म कैंसिल का मतलब क्या हुआ, हमने देखा था 12 के सब रूल 1 में कि अगर कोई आईपी किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी करेगा तो तुरंत वो इंटीमेट करेगा सुपरिटेंडेंट को। अब मान लीजिए हमने पुट ऑफ ड्यूटी किया और सुपरिटेंडेंट को इंटीमेट किया और सुपरिटेंडेंट बोला ना ये फालतू का काम है, तुम क्यों उसको पुट ऑफ ड्यूटी किए, ये छोटा सा ग्राउंड पे पुट ऑफ ड्यूटी करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा जो ये पुट ऑफ ड्यूटी किया था इट इज कैंसिल्ड। तो कैंसिल हो गया, 15 दिन के पहले ही कैंसिल हो गया। अगर मान लीजिए कंफर्म कर दिया तो वो चलते रहेगा, बट अगर कंफर्म नहीं किया, कैंसिल भी नहीं किया, मतलब इंटीमेशन वगैरह अगर नहीं दिया गया है ना, तो ये केस आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइदर जो हमारा हायर अथॉरिटी रहेगा उनको आइदर इसको कंफर्म करना है या फिर कैंसिल करना है। अगर कंफर्म कैंसिल कुछ नहीं किया जाता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए हमने मैं आईपी हूँ, मैंने पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया और अपना सुपरिटेंडेंट को इंटीमेट ही नहीं किया, तो ये ना तो कंफर्म होगा ना कैंसिल होगा, तो आफ्टर 15 डेज वो नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, जीडीएस आके जॉब में ज्वाइन कर जाएगा, है ना। जो बीपीएम है वो अगर चाहता है वो जॉब में ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज अगर नहीं भी होगा वो कोर्ट में चला जाएगा, कैट में चला जाएगा, तो फैसला उनके पक्ष में ही जाएगा, है ना। तो ये हमको याद रखना है कि रेटिफिकेशन कितने दिन के भीतर करना रहता है, फटाफट से बताइए। एग्जाम पे ये सवाल बहुत बार पूछता है, रेटिफिकेशन कितने दिन के भीतर करना रहता है, 15 दिन के भीतर रेटिफिकेशन करना रहता है। बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं। अब नॉर्मल सस्पेंशन के केस में हमने क्या देखा था कि जो हमारा बेसिक है उसका कितना परसेंट जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस या सब्सिस्टेंस ग्रांट दिया जाता है, बताइए, है ना। 50% वहाँ पे कितना था, 50% जो है बेसिक पे का उसका हमको दिया जाता था आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस और सब्सिस्टेंस ग्रांट। बट जीडीएस के केस में हम उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है कंपेंसेशन, जो है इसको बोला जाता है एक्स ग्राशिया पेमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ग्राशिया पेमेंट। और ये कितना दिया जाता है, तो बोला गया जीडीएस का जो टीआरसी है, माने गरीबों का बेसिक पे, तो जीडीएस का टीआरसी है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, इसका 25% जो है वो दिया जाता है एक्स ग्राशिया, है ना। और इसके साथ क्या मिलेगा, इन एडिशन इनके साथ जो डियरनेस अलाउंस है इसके ऊपर मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमको सपोज मेरा अभी के टाइम पे डियरनेस अलाउंस जो है 50% है सपोज, है ना, तो ऐसा नहीं कि ये भी घट के 12.5% हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये 50% ही रहेगा। बट मान लीजिए मेरा 20,000 मेरा टीआरसीए था, है ना, 20,000 मेरा टीआरसीए था, अब इसका 25% अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। अब इस 4,000 के ऊपर आप 50% लगाइए, मतलब 2,000 हो जाएगा, तो 4,000 प्लस 2,000 ये हमारा हो गया कैलकुलेशन। फंडा क्लियर हुआ कि जो हमारा 25% होगा उसके ऊपर हमारा डीए जो है लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे याद रखिएगा रूल 12 के सब रूल 3 में बताया गया कि जीडीएस को कितना एक्स ग्राशिया दिया जाता है। ये सवाल आपका पूछता है एग्जाम पे, जीडीएस को एक्स ग्राशिया जो पेमेंट किया जाता है, एक्स ग्राशिया फॉर पुट ऑफ ड्यूटी, बीइंग ऑन पुट ऑफ ड्यूटी, ये कितना कहाँ पे बताया गया, हम लोग याद रखेंगे 12 के 3 में इसके बारे में बताया गया, रूल 12 के सब रूल 3 में इसके बारे में बताया गया। ये कभी कभी आपका पूछता है ना, मतलब मान लीजिए पूछा नहीं है बट पूछा जा सकता है, इस प्रकार का सवाल है। आगे आते हैं क्या पे बताया गया, बोला कि वेयर द पीरियड ऑफ पुट ऑफ ड्यूटी एक्सीड्स 90 डेज द एंगेजिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच द एंगेजिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट or any other authority empowered in this behalf as the case may be, who made the order of put off duty shall be competent to vary the amount of compensation for a period subsequent to the period of first 90 days as follows। तो फंडा क्या हुआ, बोला गया हमने जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया, 90 डेज तक उनको 25% ऑफ टीआरसीए प्लस डीए जो है मिला, ठीक है। जब 90 डेज खत्म हो जाएगा उसके बाद जो टीआरसीए उनको मिलता था, मतलब जो एक्स ग्राशिया पेमेंट उनको मिलता था, आइदर इसको इंक्रीज किया जाएगा या फिर इसको डिक्रीज किया जाएगा। आइदर हम इसको इंक्रीज करेंगे या फिर उसको डिक्रीज करेंगे।
इंक्रीज कब करेंगे? तो बोला गया जहां पे जीडीएस जो है हमको मदद कर रहा है इंक्वायरी में, और ये जो 90 डेज के भीतर मैंने उस केस को फाइनलाइज नहीं कर पाया, इसके पीछे जीडीएस का हाथ नहीं है। दिस इज नॉट directly attributable to the sebak. The reason of delay is not directly attributable to the sebak. ऐसा केस में क्या होगा? ऐसा केस में हम उनको क्या करेंगे? बढ़ा के जो एक्स ग्राशिया पेमेंट है वो करेंगे। कितना बढ़ाएंगे? तो बोला कि नॉट एक्सीडिंग 50%, मैक्सिमम 50% तक हम बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए सेबक के गलती के कारण ही, सेबक के नॉन कोऑपरेशन के कारण अगर मैं उनको आपका केस को सेटल नहीं कर पा रहा हूं, तो यहाँ पे जो एक्स ग्राशिया पेमेंट है ना, इसको क्या किया जाएगा? इसको डिक्रीज किया जाएगा। कितना डिक्रीज किया जाएगा? तो बोला गया मैक्सिमम 50% तक आप डिक्रीज कर सकते हो। और कितने दिन के लिए? तो बोला गया ऑफ सच कंपेंसेशन एडमिसिबल ड्यूरिंग द, यहाँ पे आपका पीरियड जो है स्पेसिफाई नहीं किया गया। यहाँ पे शैल कंपिटेंट टू वेरी द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी पीरियड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज के बाद किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसको घटाया भी जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताइए। ज्ञानेंद्र जी क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे हमने क्या देखा? कौन सा वाला आप बोल रहे हैं कि रिपीट लाइन बोल, 90 डेज वाला? हाँ बिल्कुल, 90 डेज तक जो है, जो मान लीजिए पहले मैंने फिक्स कर दिया 25% प्लस डीए जो है वो मैंने फिक्स कर दिया, 90 डेज वही चलेगा। 90 डेज जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जिसने उस जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी किया था वो क्या कर सकता है? इस अमाउंट को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। ये जो एक्स ग्राशिया पेमेंट हम करते हैं इसको घटा सकता है या बढ़ा सकता है, और घटा बढ़ा कितना सकता है? तो बोला कि मैक्सिमम 50%। 50% किसका? तो पहले जो बेसिक टीआरसीए था, है ना, मान लीजिए बेसिक टीआरसीए का 25% हम कर दिए थे, तो पहले कितना था? 20,000 से 5,000 हो गया था। अब इस 5,000 के ऊपर आप बढ़ा सकते हो, है ना, नॉट एक्सीडिंग 50%, मैक्सिमम 50% आप इसका बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब बढ़ाना कब है? तो बोला गया अगर जीडीएस फुल कोऑपरेशन कर रहा है इंक्वायरी में, कोई गड़बड़ नहीं है जीडीएस के एंड से, हमारे डिपार्टमेंट के गलती के कारण हम केस को अभी तक सेटल नहीं कर पाए, तो यहाँ पे एक्स ग्राशिया अमाउंट को बढ़ा देना है। और जहाँ पे जीडीएस का नॉन कोऑपरेशन के कारण हमारा क्लेम सेटलमेंट, केस सेटलमेंट में दिक्कत हो रहा है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? तो उसको घटा देंगे। क्लियर है? तो यही बात हमारा यहाँ पे बताया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया, द डियरनेस अलाउंस विल बी बेस्ड ऑन द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। अब यहाँ पे हमने 50% बढ़ा दिया, 50% घटा दिया, घटा के जो अमाउंट हमारा हुआ, जो टीआरसीए हुआ, उसके ऊपर हमारा डीए जो है डिपेंड करेगा। The payment of compensation for put off duty period shall not be subject to furnishing non-engagement certificate। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सीसीए में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे बोला जाता है कि नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, वहाँ पे NAC बोलता है कि नॉन अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट वहाँ पे लिया जाता है कि हमारा जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नहीं, मैक्सिमम 50% कर डिक्रीज कर सकते हैं ना आशीष जी। अब यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए मेरा टीआरसीए है, टीआरसीए था 20,000, ठीक है। अब 20,000 का 25% हमने किया, कितना आया? 5,000 आया, है ना। अब आप इस 5,000 का 50% घटा सकते हैं या 50% बढ़ा सकते हैं। तो 5,000 का अगर 50% घटा दीजिएगा तो मेरा टीआरसीए कितना हो जाएगा बताइए? 5,000 से अगर हम 50% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा टीआरसीए कितना हो गया? 2,500। इसके साथ हमको एडमिसिबल जो मान लीजिए डीए है वो मिलेगा, है ना। अब अगर आप 50% घटाइएगा तो कभी भी थोड़ा ही वो जीरो होगा, वो यही रहेगा ना।
क्लियर है? आशीष जी, किसका सवाल था? हाँ। और इसके बाद और फर्दर नहीं घटा सकते हैं, वो एक ही बार घटाने के लिए बोला गया, और मैक्सिमम जो है आपका 25% घटाने के लिए, मैंने 50% जो है घटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप घटा के 0 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला गया? ए सेवक हु इज एब्सकॉन्डिंग, एक सेवक है जो भाग चुका है, भाग गया है ना, और रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी अनऑथोराइज्डली, अगर कोई ऐसा सेवक है जो एब्सकॉन्ड हो गया है या फिर ड्यूटी से अनऑथोराइज्ड एब्सेंट हो गया, एंड इज सब्सिक्वेंटली पुट ऑफ ड्यूटी, shall not be entitled to any compensation as ex gratia payment। तो कोई भी जीडीएस अगर एब्सकॉन्डेड है, भाग चुका है, और वो रिमेन एब्सेंट, वो बहुत दिन से आपका एब्सेंट है, ड्यूटी पे नहीं आता है, और उस ग्राउंड पे उनको क्या कर दिया गया? पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है ना, तो यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार का एक्स ग्राशिया पेमेंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये बात हमको याद रखना है, एब्सकॉन्डेड के केस में और अनऑथराइज्डली एब्सेंट के केस में अगर पुट ऑफ ड्यूटी किया हुआ है तो वहाँ पे कोई एक्स ग्राशिया पेमेंट नहीं किया जाएगा। इफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट जीडीएस was placed under put off duty for imposition of major penalty finally ends with imposition of a minor penalty, the shebak should be paid full TRC and allowance for the period of put off duty। देखिए, अब मैंने किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया, और पुट ऑफ ड्यूटी अगर किए हैं मतलब उनको मेजर पेनल्टी का चार्जशीट ही करना है, मैंने उनको मेजर पेनल्टी का चार्जशीट किया, और फाइनली जब पनिशमेंट दिया तो मैंने उनको क्या कर दिया? सेंसर करके छोड़ दिया। अब भाई सेंसर जो है माइनर पेनल्टी है कि मेजर पेनल्टी है? बताइए, सेंश्योर जो है ये मेजर पेनल्टी है कि माइनर पेनल्टी है? माइनर पेनल्टी है। तो यहाँ पे पूरा जो आपका पुट ऑफ ड्यूटी का प्रोसेस था ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपका इनिशिएशन से लेके, मतलब शुरू में जिस दिन हम उसको पुट ऑफ ड्यूटी किए थे वहाँ से लेके फाइनल पीरियड तक पूरा पीरियड का उनका ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा, और जो भी पेमेंट उनका होता है ना, आपका जो हमने पे उनको कर चुका है ऑलरेडी, उसको डिडक्ट करते हुए, जो हमारा एक्स ग्राशिया पेमेंट के माध्यम से हम पेमेंट किए हैं उसको डिडक्ट करते हुए रेस्ट अमाउंट को हम पे कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे वाला पेज जो है यहाँ से सीधा एक एमसीक्यू पूछता है, और आप लोगों को भी पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, वही सवाल रहेगा। यहाँ से सवाल नॉर्मली घुमा फिरा के नहीं आता है, सीधा 2 नंबर का सवाल आता है। क्या पूछेगा? तो बोला कि वेयर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट इम्पोज्ड अपॉन ए सेवक पुटिंग हिम ऑफ ड्यूटी इज सेट aside in appeal or review under this rule, and the case is remitted for further inquiry or action with direction, the order of putting him off duty shall be deemed to be continued in force on and from the date of original order of dismissal or removal and shall remain in force until further order। मैंने क्या बोला आपको कुछ समझ में नहीं आया है ना, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बकबक करते गया, खुद इसको पढ़ते गया, आपको समझ में नहीं आना चाहिए। फंडा क्या है देखिए, बोला गया कि कोई एक जीडीएस है जिसको हमने क्या किया था, वेयर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट पीरियड। हमने किसी जीडीएस को क्या किया, हमने मतलब किसी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किसी जीडीएस को क्या किया, डिसमिसल का पनिशमेंट दिया या फिर रिमूवल का पनिशमेंट दिया, है ना। एक जीडीएस है जिसको रिमूवल या डिसमिसल का पनिशमेंट दिया गया था, और वो बंदा जो है वो पहले एंगेजमेंट वेयर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट इम्पोज्ड अपॉन ए सेवक पुटिंग हिम ऑफ ड्यूटी, और उनको देखिए जब रिमूव और डिसमिस किया गया उसके पहले क्या किया गया, उनको पुट ऑफ ड्यूटी किया गया था, है ना। और ये वाला जो रिमूवल या डिसमिसल का ऑर्डर था इसको सेट असाइड कर दिया गया। कहाँ पे? उस जीडीएस ने अपील किया था या फिर उस जीडीएस ने रिव्यू किया था, है ना। तो जब अपील था या फिर रिव्यू का आवेदन उनके द्वारा दिया गया, यहाँ पे क्या किया गया, वो जो रिमूवल या डिसमिसल का पनिशमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया गया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करते हुए जो एप्लेट अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया, हैज़ रिमिटेड द केस
फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन विथ एनी डायरेक्शन। तो एप्लेट अथॉरिटी या फिर रिव्यूइंग अथॉरिटी ने फिर से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फाइल वापस कर दिया कि तुमने जो किया ना वो गड़बड़ किया, अब सुधार लो, दोबारा इंक्वायरी करो और सारा चीज करके हमको रिपोर्ट भेजो, है ना। तो ऐसा केसेस अगर होता है तो वहां पे उस जीडीएस को मान लिया जाएगा कि वो पुट ऑफ ड्यूटी है। और कहां से है तो बोला गया फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिमूवल एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो जिस दिन उस जीडीएस को एक्चुअल में सर्विस से रिमूव या डिसमिस कर दिया गया था उस दिन से मान लिया जाएगा कि वो जीडीएस जो है पुट ऑफ ड्यूटी में है। और कब तक है तो बोला गया अंटिल फर्दर ऑर्डर। फंडा क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको सवाल एक ही पूछेगा कि पूरा यहाँ से यहाँ तक केस आपको दे देगा, यहाँ से यहाँ तक केस आपका दे देगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक केस आपका दे देगा एज इट इज। देके बोलेगा ये जीडीएस को कब से माना जाएगा कि वो पुट ऑफ ड्यूटी है। तो आपको याद रखना है कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिमूवल। जिस दिन उस जीडीएस को एक्चुअल में सर्विस से रिमूव और डिसमिस किया गया था उस दिन से मान लिया जाएगा कि वो जीडीएस जो है पुट ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम पे पूछता है। और इवन सीसीए की किताब में भी आप देखिएगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन पुट ऑफ ड्यूटी के बदले खाली सस्पेंशन दे के आएगा। सेम क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए रिमूवल या डिसमिसल का पनिशमेंट जो है अगर सेट असाइड कर दिया जाता है अपील में और रिव्यू में और फर्दर प्रोसेस को भेज दिया जाता है फर्दर इंक्वायरी के लिए, तो कब से माना जाएगा कि वो हमारा जो बंदा है वो सस्पेंड है या फिर आपका सस्पेंड है। तो आपको वहाँ पे भी जवाब यही आता है फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिमूवल ऑर्डर, है ना। जिस दिन रिमूवल या डिसमिसल का ओरिजिनल ऑर्डर इशू हुआ था जिसके अगेंस्ट में ये गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए कोर्ट गया या फिर मान लीजिए अपील किया या रिव्यू किया, तो अपील और रिव्यू के केस में बेसिकली यहाँ पे आपका बताया गया। तो उस अपील और रिव्यू के केस में जब इसको सेटिसाइड कर दिया गया और दोबारा इंक्वायरी के लिए भेज दिया तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि जिस दिन ओरिजिनल ऑर्डर हुआ था उस ओरिजिनल ऑर्डर से वो बंदा जो है पुट ऑफ ड्यूटी में है। सिमिलर केस आता है आपका इन केसेस कनेक्टेड विथ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट के केस में भी सेम चीज आता है ना। देखिए क्या बोला गया वेर ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल एंड रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट इम्पोज्ड अपॉन ए सिविक इज सेट असाइड और डिक्लेयर्ड और रेंडर्ड वॉइड इन कंसिक्वेंसेस बाय ए डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ and the disciplinary authority on consideration of circumstances in the cases decides to hold further inquiry against the civic on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, the civic shall be deemed to have been put off duty by engaging authority from the date of original dismissal or removal, है ना, date of order कौन सा वाला, ऑफ ओरिजिनल डिसमिसल और रिमूवल एंड शैल कंटिन्यू टू बी फोर्स अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो फंडा सेम है जैसे रिव्यू और अपील के केस में था, सेम कोर्ट ऑफ लॉ के केस में भी है। कोर्ट ने क्या किया डिसमिसल और रिमूवल का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, उसको वॉइड कर दिया। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने क्या किया, दोबारा जिस ग्राउंड पे उसको आपका पहले जो पनिशमेंट वगैरह उनको दिया गया था उसी ग्राउंड पे दोबारा उनके खिलाफ इंक्वायरी किया जाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है कि कोर्ट एक बार बोल दिया कि भाई ये आपका सेटिसाइड हो गया तो दोबारा इंक्वायरी क्यों करना है ना, दिमाग में आ रहा है कि नहीं बताइए। कोर्ट एक बार बोल दिया कि भाई नल एंड वॉइड है, फिर ये बोल रहा है कि फिर से हमको करना है। तो फंडा ये है जब कोर्ट किसी घटना को नल एंड वॉइड डिसाइड करता है उसके पीछे दो कारण हो सकता है। नंबर वन, जहां पे हमने मान लीजिए मेरिट ऑफ द केस आप बोल सकते हैं। नंबर वन होता है मेरिट ऑफ द केस, मतलब जहां पे जो जीडीएस था वो एक्चुअल में बेगुनाह था और गलती से उसको फंसा दिया गया या जो भी केस था, है ना, तो वो केस अलग हो गया।
और दूसरा केस क्या होता है, जहाँ पे प्रोसीड्यूरल लैप्सेस रहता है, लैकुना रहता है ना। और प्रोसीड्यूरल लैप्सेस का मतलब कैसे हुआ, जहाँ पे मान लीजिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जीडीएस को नहीं दिया गया और उस ग्राउंड पे कोर्ट ने क्या किया, उस केस को आपका डिसमिस कर दिया, है ना। या फिर मान लीजिए कुछ प्रोसीड्यूर में गलती था, तो वो गलती के कारण, ऐसा कारण पे अगर इस केस को आपका डिसमिस कर दिया जाता है, तो ऐसा जगह पे दोबारा इंक्वायरी करवाया जा सकता है। देखिए क्या बताया गया, प्रोवाइडेड दैट नो सच फर्दर इंक्वायरी शैल बी ऑर्डर्ड unless it is intended to meet a situation where court has passed an order purely on technical grounds without going into the merit of the case। केस के मेरिट पे कोर्ट नहीं गया, प्रोसीड्यूरल लैप्सेस था, जिस लैप्सेस के कारण पे, मान लीजिए चार्जशीट जब हम इशू करते हैं तो चार्जशीट का एक कॉपी जो है जीडीएस को देना था, अब हमने जीडीएस को दिए नहीं, या फिर कुछ मान लीजिए और ऐसा केसेस था जो हमने किया नहीं, तो बोला, या फिर मान लीजिए जैसे रिटन ब्रीफ सबमिशन था, है ना, तो सीओ को सीओ ब्रीफ देने का मौका देना है, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देना है, तो कोई जगह पे मौका आपने दिया नहीं, कोर्ट ने सीधा बोला भाई इसको खारिज करो, तो यहाँ पे दोबारा इंक्वायरी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मेरिट पे नहीं, टेक्निकल लैप्सेस के कारण, टेक्निकल ग्राउंड पे इसको हमारा डिसमिस किया गया था। क्लियर है। बोला कि ऐसा केसेस में क्या होता है, तो फ्रॉम द ओरिजिनल डिसमिसल और रिमूवल का जो डेट है, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिसमिसल और रिमूवल, वहाँ से इसको काउंट किया जाता है, कब तक, अनटिल फर्दर ऑर्डर। तो ये वाला बात जो है हमको याद रखना है, दोनों केस में सेम है, आप याद रखिएगा, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और रिमूवल से लेके अनटिल फर्दर ऑर्डर तक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया, बोला कि द पीरियड ऑफ पुटिंग ऑफ ए जीडीएस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ dim putting him or her off duty shall be decided by the competent authority after de novo proceeding in this regard are finalized, and the compensation of ex gratia payment for this rule shall be regulated under rule 12 का सब रूल 3। फंडा क्या हुआ, तो बोला गया भैया ठीक है, तुम जिस दिन ओरिजिनल में डिसमिस किए थे वहाँ से अनटिल फर्दर ऑर्डर बोला कि भैया वो डिम्ड सस्पेंड रहेगा, या फिर मान लीजिए कुछ दिन वो एक्चुअल में पुट ऑफ ड्यूटी था, तो टोटल कितना पुट ऑफ ड्यूटी है, इसको काउंट कैसे करोगे, तो बोला गया इसका काउंट कब होगा, जब ये डिनोवो प्रोसीडिंग, डिनोवो का मतलब होता है शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, क्योंकि टेक्निकल लैप्सेस था, केस को नल एंड वॉइड कर दिया गया और डिपार्टमेंट ने फिर इंक्वायरी करवाया, तो इसको बोला जा रहा है कि डिनोवो प्रोसीडिंग। तो जो डिनोवो प्रोसीडिंग खत्म होगा उसका जो रिजल्ट है वो देखा जाएगा, उसके बाद जब ये फाइनल हमारा खत्म हो गया, मान लीजिए डिनोवो प्रोसीडिंग पे पाया गया कि भाई जीडीएस का कोई दोष ही नहीं था, तो पूरा पीरियड जो है उनको ड्यूटी ट्रीट किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए डिनोवो प्रोसीडिंग जब किया वहाँ पे मेजर पेनल्टी ही आ गया, तो वहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स रहेगा उसके आधार पे कि कितना दिन उनका पुट ऑफ ड्यूटी यहाँ पे माना जाएगा, है ना। तो ये पुट ऑफ ड्यूटी कितना दिन रहेगा, ये फाइनलाइज्ड कब होगा, तो बोला कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डी नोवो प्रोसीडिंग। क्लियर है। और इस पीरियड में कितना एक्स ग्राशिया पेमेंट होगा, कितना एक्स ग्राशिया पेमेंट होगा, ये कहाँ पे मिलेगा, तो बोला कि रूल 12 के सब रूल 3, ये हमारा रूल 12 कहा गया, हाँ ये रूल 12 था, इस 12 का सब रूल 3, जैसे हम ऑलरेडी आपको बता रहे थे, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कितना मिलेगा, ये सारा जो है 12 के सब रूल 3 में बताया गया, तो उसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा कि उस बंदे को कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है। अब बोला कि द ब्रेक कॉज्ड ड्यू टू पुटिंग द सेवक ऑफ ड्यूटी शैल बी रेगुलेटेड एज द एक्सटेंट प्रोविजंस इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, है ना। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि माइनर पेनल्टी अगर होगा उस पीरियड को आपको ड्यूटी ट्रीट करना है कि नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है जो दिया गया। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरा प्रोविजन निकाला कि नहीं माइनर पेनल्टी भी होगा, तो सस्पेंशन का पीरियड को या पुट ऑफ ड्यूटी का पीरियड को पुट ऑफ ड्यूटी ही माना जाएगा, तो भैया हमको मानना होगा। तो बेसिकली ये ब्रेक जो है, जो हमारा उस दौरान था, उसको कैसे डील किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है।
एक्स ग्राशिया पेमेंट ऑलरेडी मेड टू द सेवक ऑन री इंस्टेटमेंट शैल बी एडजस्टेड, है ना। तो अगर जब जीडीएस हमारा री इंस्टेटेड हो जाएगा, मतलब दोबारा ज्वाइन करेगा, तो वहाँ पे मान लीजिए हम पूरा पीरियड को ड्यूटी ट्रीट कर दिए। अब ड्यूटी अगर हम ट्रीट कर दिए तो हमको पूरा टीआरसीए देना है, उसके ऊपर डीए देना है। जब हम ये पूरा टीआरसीए डीए देंगे, वहाँ से मैं क्या करूँगा, जो एक्स ग्राशिया पेमेंट है उसको मैं माइनस कर दूंगा, उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये अमाउंट जो है ऑलरेडी पे हो चुका है। और यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कोई डबल पेमेंट वगैरह ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? रूल 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था। आगे आते हैं हम लोग रूल 13 में, है ना। अब इसके बाद बोलता है 13 क्या होगा कालिया। तो 1 मिनट वेट करिए, हमको अपना मोबाइल को थोड़ा चार्ज में बिठाना है भाई लोग। तो रूल 13 में बताया गया अपील के बारे में। क्या बताया गया रूल 13 में? फटाफट से लिखिए पब्लिक चैट में। रूल 13 में किसके बारे में बताया गया? तो रूल 13 में बताया गया अपील के बारे में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13A एक मूवी था आपका आर माधवन का। 13B किसने किसने देखा? एक बार फटाफट बताइए तो। 13B देखे हैं किसी ने? आशीष जी देखे हैं और झिंटू देखा। बाकी लोग किसने किसने नहीं देखा, एक बार फटाफट से बताइए। देखे हैं, कैसा लगा था? अभी नहीं देखे हैं तो जो लोग नहीं देखे हैं एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा था, खास करके अभी तो आप लोग थोड़ा बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा उतना मज़ा ना आए। बट हम लोग जब देखे थे लगभग 2012-13 साल में शायद हम देखे थे, 12 से पहले देखे थे, तो बहुत मज़ा आया था, अच्छा लगा था। और ये और एक मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, देखे हैं किसी ने? किसी ने तो देखा ही है, वो भी एक अच्छा मूवी है ना। चलिए देख सकते हैं, बीच बीच में मैं ऐसे मैं मूवी का टिप्स देते रहूँगा। आगे मेरा एक टारगेट है कि मतलब मूवी का रिव्यू के ऊपर एक चैनल खोल लेने का, है ना। उसमें पैसा है, आप लोगों से हम रिकॉर्ड करवाएंगे और इधर ये करेंगे। हाफ देखा है, चलिए तब मंदाकिनी को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए हाफ देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 13 में बताया गया अपील के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पुट ऑफ ड्यूटी हुआ था 12 में, और पुट ऑफ ड्यूटी अगर किसी को किया जाएगा तो क्या वो बंदा अपील कर सकता है? पुट ऑफ ड्यूटी अगर किया गया बिल्कुल, है ना। तो किसी एक जीडीएस को अगर आप पुट ऑफ ड्यूटी किया जाएगा, वो अपील कर सकता है। तो बेसिकली अपील 2 केस में हो सकता है। कौन सा? नंबर 1, इफ एनी पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 9 हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द जीडीएस। तो रूल 9 में हमने देखा था 5 हमारा माइनर और 4 हमारा मेजर पेनल्टी था। उस पेनल्टी के भीतर कोई भी पेनल्टी अगर दिया जाए तो जीडीएस जो है क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। दूसरा, अगेंस्ट पुट ऑफ ड्यूटी ऑर्डर, अगर किसी जीडीएस को पुट ऑफ ड्यूटी किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में भी अपील कर सकता है। और किसके पास करेगा? तो बोला कि द अथॉरिटी टू विच द अथॉरिटी इम्पोजिंग पेनल्टीज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट। तो जो बंदा ने हमको पुट ऑफ ड्यूटी किया था या फिर हमको पनिशमेंट दिया था, वो जिसका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, हम उनके पास अपील करेंगे। और इसके बारे में जो जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल में शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल में भी डिस्कस किया गया है कि भाई कौन अगर पनिशमेंट देगा तो किसके पास अपील करना है ना। तो हम लोग याद रखेंगे दोनों चीज़ के शेड्यूल में जिसके बारे में बताया गया, या फिर जिसने ऑर्डर दिया वो जिनका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है उनके पास हमको अपील करना है। अपील के बारे में हमारा रूल 13 में बताया गया। और अपील कितने दिन के भीतर करना है, ये रूल 14 में बताया गया। ये रूल 14 में बताया गया। कहाँ पे बताया गया? रूल 14 में, याद रहेगा। रूल 1, 4, 14 में बताया गया। और ये 4 से अगर 1 को माइनस करिएगा तो कितना होता है? 4 से 1 माइनस करने पे होता है 3। तो ये 3 महीने के भीतर हमको अपील करना रहता है।
कितने दिन के भीतर हमको अपील करना रहेगा, तो यहाँ पे हमको याद रखना है 3 महीने के भीतर अपील करना है। सीसीएस सीसीए में कितने दिन के भीतर अपील करना था बताइए फटाफट से। बिल्कुल 45 डेज के भीतर आपको अपील करना था, है ना। और यहाँ पे आपका 3 महीने का समय दिया गया अपील करने के लिए। तो 3 महीना कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो बोला कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर अपील अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा हूँ, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा हूँ, उस ऑर्डर से जिस दिन हमको ऑर्डर रिसीव हुआ उस दिन से 3 महीने के भीतर हमको अपील कर लेना है। अगर मान लीजिए डिले हो गया किसी ग्राउंड पे, तो ये आपका अलाउड है कि नहीं, तो बोला कि डिले इन सबमिशन ऑफ अपील कैन बी कंडोन्ड बाय द एपलेट अथॉरिटी। तो जो मेरा एपलेट अथॉरिटी है वो मेरा जो डिले है इसको कंडोन कर सकता है, माफ कर सकता है, बट व्हेन इफ देयर इज मतलब सेटिस्फैक्टरी रीज़न, अगर सफिशिएंट रीज़न है, रीजनेबल ग्राउंड है। जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा था जिसको पुट ऑफ ड्यूटी किया और वो कोविड में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, है ना, तो हॉस्पिटलाइज्ड होने के कारण वो बंदा जो है आपका अपील नहीं कर पाया था, ठीक है, चलो वैलिड ग्राउंड है, अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं रूल 15। अब मान लीजिए हमने अपील पहले देखा, अपील किसके पास करना है ना, वो हमने देखा, फिर हमने देखा कितने दिन के भीतर करना है। अब यहाँ पे बताया कि किस फॉर्मेट में करना है ना, किस फॉर्म पे करना है, तो वो आपका यहाँ पे बताया गया फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील। तो बोला गया जब जीडीएस अपील करेगा द अपील शैल बी मेड सेपरेटली, मतलब इंडिविजुअली। एक साथ में मान लीजिए 3 जीडीएस को पनिशमेंट दिया गया, तो तीनों मिलके एक साथ अपील नहीं कर सकता है, तीनों को सेपरेटली अपील करना है इन हीज और हार ओन नेम। मैं मेरे दोस्त के लिए अपील नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने लिए अपील करना है ना। द अपील शैल बी एड्रेस्ड टू द अथॉरिटी टू हुम द अपील लाइज अंडर रूल 13। क्या बोला गया, द अपील शैल बी एड्रेस्ड टू द अथॉरिटी टू हुम द अपील लाइज अंडर रूल 13। तो रूल 13 में हमने क्या देखा था, जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील किया था उसके बारे में बताया गया था। तो जब हम अपील करेंगे तो सीधा मैं अपीलेट अथॉरिटी को अपील नहीं करता हूँ, जब मैं अपील करता हूँ तो वो बेसिकली भेजा जाता है जिस बंदे के ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील किया हूँ उसके पास, उनके द्वारा सारा मटेरियल, सारा जो भी उनका केस का डिटेल्स रहता है, सारा चीज़ को जो है फॉरवर्ड किया जाता है ना। अपील शैल बी एड्रेस्ड टू द अथॉरिटी टू हुम द अपील लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, किसको एड्रेस करेंगे, जिसके अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा हूँ उनके पास, और वो बंदा को उस अपील में मैं क्या क्या भेजूंगा बेसिकली पहले देख लीजिए। वहाँ पे सारा मटेरियल स्टेटमेंट, जितना सारा स्टेटमेंट जिसके आधार पे केस प्रूव होगा। देखिए मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई मटेरियल है, मटेरियल स्टेटमेंट का मतलब होता है द स्टेटमेंट ऑन विच द प्रूव और अनप्रूवनेस ऑफ द केस डिपेंड्स, है ना। मटेरियल विटनेस मतलब कौन है, ऐसा विटनेस जिसके ऊपर केस का साबित होना या ना साबित होना आपका डिपेंड करता है। स्टेटमेंट जिसके ऊपर केस डिपेंड करता है उसके बोला जाता है मटेरियल स्टेटमेंट। तो बोला गया जो भी मटेरियल स्टेटमेंट रहेगा, जो भी आर्गुमेंट रहेगा ऑन विच द अपील रिलाई, जिसके ऊपर अपील डिनाई करता है, रिलाई करता है ना। तो जिस स्टेटमेंट के ऊपर अपील मेरा रिलाई करेगा, जिस आर्गुमेंट के ऊपर अपील मेरा रिलाई कर रहा है, वो सारा चीज़ जो है हमको भेजना है। साथ में क्या बोला गया, इट शैल नॉट कंटेन एनी डिसरिस्पेक्टफुल और इम्प्रॉपर लैंग्वेज। जब हम अपील करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का डिसरिस्पेक्टफुल या इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, अपील जो है इंडिविजुअल किया जाएगा। अपील हम किसके पास करेंगे, जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में भेज रहे हैं उनके थ्रू। बेसिकली अपील एड्रेस्ड रहेगा, जो अपीलेट अथॉरिटी है वही,
बट उनको भेजा जाएगा किसके थ्रू? भेजा जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के थ्रू, है ना, मतलब जो आपका एंगेजिंग अथॉरिटी था उनके थ्रू। फिर क्या बोला गया? मटेरियल स्टेटमेंट जो है, आर्गुमेंट जो है, सारा हम इसके भीतर दे देंगे। किसी भी प्रकार का डिसरिस्पेक्टफुल या ऑड या फिर किसी इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। एवरी अपील, देखिए यहाँ पे और क्लियर किया गया, सबमिशन एंड विथहोल्डिंग ऑफ अपील, है ना, सबमिशन एंड विथहोल्डिंग ऑफ अपील। यहाँ पे अपील को कैसे सबमिट किया जाएगा उसके बारे में बताया गया था। यहाँ पे द फॉर्म क्या होगा और कंटेंट क्या होगा, और यहाँ पे बोला गया सबमिशन और कौन सा ग्राउंड पे अपील को विथहेल्ड किया जा सकता है। बोला गया एवरी अपील शैल बी सबमिटेड टू द अथॉरिटी विच मेड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। तो अपील हम सबमिट किसके पास करेंगे? तो उस अथॉरिटी के पास करेंगे जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा हूँ। ठीक है, फंडा देख लीजिए, सुपरिटेंडेंट ने हमको ये किया था, पुट ऑफ ड्यूटी किया था, मैं सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट में डीपीएस के पास जा रहा हूँ थ्रू सुपरिटेंडेंट। ठीक है, फिर क्या बोला गया? द अथॉरिटी में विथहोल्ड द अपील। कौन सा केस में अथॉरिटी जो है, एपलेट अथॉरिटी जो है, इसको विथहेल्ड कर सकता है? तो बोला गया इट डज नॉट कंप्लाई विथ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 15। रूल 15 में जो आपका डिफरेंट प्रोविजन दिया गया, इस प्रोविजन के भीतर अगर कोई भी प्रोविजन को हमारा फुलफिल नहीं होता है तो वहाँ पे अपील को विथहेल्ड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। फिर क्या बोला गया? इट इज़ नॉट सबमिटेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन रूल 14। अगर रूल 14 में हमने पीरियड देखा था, कितने दिन के भीतर अपील करना था बताइए? कोई बात नहीं देवाशीष जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अरे कितने दिन के भीतर अपील करना था? रवि जी पिटाई खाइएगा, 3 महीने के भीतर, है ना, विद इन 3 months अपील शेड बी सबमिटेड। तो बोला गया इट इज नॉट सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड नो कॉज ऑफ डिले शोन फॉर द, नो कॉज इज शोन फॉर द डिले। देखिए मैंने 4 महीने बाद अप्लाई किया, अपील किया, और मैंने कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण से मेरा डिले हुआ है ना। अब आपका कारण जस्टिफाइड है या नहीं, ये तो लेटर 1 डिसाइड किया जाएगा। बट अगर आपने कोई कारण ही नहीं दिया तो वो जस्टिफाइड होने का कोई जगह नहीं, सीधा उसको विथहेल्ड कर दिया जाएगा। फिर क्या बोला गया? बोला गया इट इज रिपीटेशन ऑफ एनी अपील ऑलरेडी डिसाइडेड एंड नो न्यू फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस आर एड्यूस्ड। तो पहले एक बार मान लीजिए मैंने अपील किया था, जिसका डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, मैं दोबारा अपील किया हूँ और उसमें कोई नया फैक्ट नहीं दिया गया, कोई नया सर्कमस्टेंसेस नहीं दिया गया, तो भैया जब पहले ही डिसाइड हो चुका है तो दोबारा काहे तुम्हारा सुनेंगे, है ना। तो ये हमारा केस बताया गया। अब आगे क्या बोला गया? द अपील विथहेल्ड ऑन ओनली ग्राउंड, द अपील विथहेल्ड on the only ground that it does not comply with the provision of Rule 15 shall be returned to the appellant, and if resubmitted within 1 month thereof after the compliance of the said provision shall not be withheld। देखिए फंडा क्या हुआ, हमको 3 महीने के भीतर आपका अप्लाई करना था, हमने मान लीजिए अप्लाई किए कि नहीं किया। अब यहाँ पे रूल 15 में मान लीजिए 3 महीने के भीतर ही मैंने अप्लाई किया था, बट जब मैं अप्लाई किया तो मेरे अपील में कुछ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड था, या फिर मान लीजिए मटेरियल स्टेटमेंट वगैरह उसमें नहीं था, है ना, या फिर मान लीजिए वो आपका सेपरेट नहीं था, एक साथ में मिलजुल के था, या फिर मान लीजिए मैंने उसको थ्रू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या एंगेजिंग अथॉरिटी ना भेज के उसको सीधा भेज दिया। तो ऐसा ग्राउंड के भीतर अगर कोई भी हो जाता है तो अपील को क्या कर दिया जाएगा? विथहेल्ड कर दिया गया और उस केस को वापस कर दिया गया। अब मान लीजिए केस को जीडीएस के पास वापस कर दिया गया, उसके बाद जीडीएस ने देखा अच्छा ये गलती मैंने किया था, चलो मैं इसको सुधार लेता हूँ और दोबारा अपील करता हूँ। अब दोबारा उन्होंने अप्लाई किया कितने दिन के भीतर? विद इन 1 month thereof, है ना, आफ्टर कंप्लायंस विथ द सेड प्रोविजन। सारा प्रोविजन जो था उसको कंप्लाई करते हुए दोबारा रीसबमिट किया विद इन 1 month फ्रॉम द फर्स्ट केस। तो दिस शैल नॉट बी विथहेल्ड, यहाँ पे इसको विथहेल्ड नहीं करना है। क्लियर है? ये बात हमको याद रखना रहेगा। अब मान लीजिए पहला केस ऐसा हुआ था कि पहला केस मान लीजिए 2.5 महीने के बाद
है ना। 2.5 महीने के भीतर अपील वगैरह किया गया था और 2.5 महीने के बाद उनको मैंने रिटर्न कर दिया। अब 2.5 महीने के बाद 1 महीना हो गया तो 3.5 महीना हो गया। इसको अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा बताइए। 2.5 महीने के बाद विद इन मान लीजिए 1 मंथ आपने फिर से उन्होंने रिसबमिट कर दिया, तो मान लीजिए टोटल ऑलमोस्ट 3.5 महीने के आसपास हो गया था। इसको अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे पहला वाला केस जब उनको वापस कर दिया था वहाँ से विद इन 1 मंथ इसको रिसबमिट किया गया है, तो इसको अलाउ किया जाएगा। ये 1 महीने का टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। आगे क्या बोला, क्या वेयर एन अपील इज विथहेल्ड द अप्लायंट शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट अलोंग विद द रीजन देयरऑफ। तो अगर किसी अपील को हम विथहेल्ड करते हैं तो जिसने अपील किया था उस गवर्नमेंट सर्वेंट को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको इसका कारण भी बताया जाएगा कि किस कारण से मैंने इसको विथहेल्ड किया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, ये क्वार्टरली लिस्ट ऑफ द अपील्स withheld together with the reason for withholding them shall be furnished to the authority, to the appellant authority, है ना। एक क्वार्टरली लिस्ट ऑफ द अपील्स withheld together with the reasons for withholding them shall be furnished by that authority to the appellate authority। अब ये कौन करेगा, देखिए फंडा क्या हुआ था, हमने अपील किया था किसके पास, अपील किया था मैंने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या एंगेजिंग अथॉरिटी जो है उनके पास, और उन्होंने देखा कि सारा चीज़ जो है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, प्रिस्क्राइब पीरियड के भीतर है या नहीं, है ना, ये सारा चीज़ फॉलो हो रहा है कि नहीं। और अगर ये फॉलो हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोला था, यहाँ पे मैंने शायद एप्लेट अथॉरिटी बोला था, बट यहाँ पे दैट अथॉरिटी का मतलब हो गया द अथॉरिटी अगेंस्ट हुज ऑर्डर अपील हैज़ बीन मेड। मतलब जो पनिशिंग अथॉरिटी है, जो एंगेजिंग अथॉरिटी है ना, ये प्रोविजन उनके लिए दिया गया है, एप्लेट अथॉरिटी के लिए नहीं, क्योंकि अपील मैंने सबमिट किया था किसके पास, पनिशिंग अथॉरिटी के पास, या फिर जिसने पनिश किया उनके पास, और वो विथहेल्ड किया नहीं किया जो भी हुआ, तो फाइनली क्या करना है, एक क्वार्टरली लिस्ट ऑफ अपील्स विथहेल्ड टुगेदर विद द रीजन्स के किस कारण से इस अपील को विथहेल्ड किया गया था, ये सबमिट करना रहता है उस पनिशिंग अथॉरिटी को टू द एप्लेट अथॉरिटी, किसके पास, एप्लेट अथॉरिटी के पास। याद रहेगा, ये क्वार्टरली लिस्ट जो है सबमिट करना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हो गया था, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं, ये वाला बताइए। चलिए, तो आगे ट्रांसमिशन ऑफ अपील, कंसिडरेशन ऑफ अपील, रिव्यू, थोड़ा बहुत और बचा है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज और अपील नहीं करेंगे, टाइम हमारा यहाँ तक रखते हैं, कल हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। बस और 17 पेज बचा हुआ है ना, फटाफट से ही ख़त्म हो जाएगा। और आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना। कल हमारा मान लीजिए 1 घंटा नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे के भीतर हमारा ख़त्म तो हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग टोटल एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए फटाफट से। बिल्कुल मैं अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी ही देर में शेयर कर दूंगा, उम्मीद करता हूँ।